नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। शुरुआत खबरों की और सबसे पहले बात राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की, जिन्होंने राजभवन में जारी तकनीकी नवाचारों और डिजिटल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान टीम ने एक बार फिर से गवर्नेंस, डिजिटल हब में विकसित की जा रही नई एप्लीकेशंस और पोर्टल्स की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। राज्यपाल ने सभी IT परियोजनाओं के तहत तय समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने साथ ही इस कार्यक्रम में कहा है कि स्वदेशी तकनीक, नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं और सशक्त भारत या फिर उस आधार को तय करने में सबका किरदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को नई गति देने पर भी जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड AI मिशन 2025 आधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में राज्य का अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इधर हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान जहां पर उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित संस्कृति गंगा संगम कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर एक बार फिर से उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के साथ न केवल मुलाकात की, बल्कि यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ये सम्मेलन संस्कृत भाषा को नई पहचान देने का काम कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि संस्कृत हमारी देव भाषा है, जिसे पूजा पाठ तक सीमित न रखकर जन जन की भाषा बनाकर सरकार की प्राथमिकता थी और है। इस बीच साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत सचिव दीपक गुरेला भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस अवसर पर कहा कि संस्कृत भारत की धरोहर है और 2047 के सशक्त भारत विजन में ये संस्कृति को मजबूत आधार देती है। इस तरह के कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जारी रहेंगे। प्रयास यहाँ पर किया गया है, जो संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। देश दुनिया से अनेक विद्वान यहाँ पर संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और संस्कृत हमारी देव भाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जन जन की भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत ग्राम बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना हम कर रहे हैं। अन्य भी जो काम है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हायर एजुकेशन में संस्कृत का उत्थान करने के लिए अगले 1 वर्ष में क्या करेंगे, 2 वर्ष में क्या करेंगे, 5 वर्षों में क्या करेंगे, ऐसा पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये प्रस्ताव अभी मंच पर दिया था और उसी के ही आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और उसमें जो भी होगा आगे रोड मैप क्या होगा, है ना। अब तक हमारा द्वितीय राजभाषा है, संस्कृत विश्वविद्यालय है और जगह जगह स्थानों पर संस्कृत भाषा में भी हम लोग लिख रहे हैं। सचिवालय में भी हमने लेखन कार्य पूरा कर लिया, राजभवन में भी हो गया है और विमानपत्तन, है ना, एयरपोर्ट पे भी जो है संस्कृत में आपको मिलेंगे। यदि आप जोलीग्रांट जाओ तो आपको पता चलेगा। तो ये अगले फेज में ये आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। संस्कृत इस देश की नहीं, पूरी दुनिया की पहली भाषा है और जो ज्ञान था सृष्टि के आदि में, इन द बिगिनिंग वाज द गॉड एंड गॉड वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज द गॉड, ये न्यू टेस्टामेंट पहला चैप्टर पहली वर्ष में है और यही हमारा ऋग्वेद का बृहस्पति सूक्त है, उसमें है। तो बिगिनिंग में, प्रारंभ में यही भाषा थी और ज्ञान बिना भाषा के नहीं होता, तो ये देव भाषा थी। इसी देव भाषा का नाम कालांतर में संस्कृत नाम पड़ा जो है ये। तो संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से बड़ी मजबूत है, लेकिन इस देश पर कितने अटैक हुए, कितना उथल पुथल हुआ, आज भी हम जीवित हैं, तो कुछ तो हमारे हम में है, तो इसलिए ये भविष्य में होगी। आज कार्यक्रम हुआ है और एक है हमारा निदेशालय और साथ ही हमारी संस्कृत शिक्षा परिषद। तो इन चारों अंगों के माध्यम से हम संस्कृत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसकी एक झलक आपने अगस्त माह में देखी होगी, जहां की उत्तराखंड राज्य पूरे देश का प्रथम राज्य बना है, जहां की एक साथ 13 के 13 समस्त जिलों में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना की गई है। तो वहां का पूरा वातावरण उस गांव का आप देखेंगे कि साल भर के अंदर आपको लगेगा कि संस्कृत वांग्मय का वातावरण वहां बन गया है। तो ये हमारी पहली कड़ी है और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2047 तक हमें सशक्त भारत बनाना है, तो मेरा ध्येय ये है, मेरा टारगेट ये है कि हम 2047 तक संस्कृत भारत बनाएं।
तो उसके लिए अगर हम अपने उत्तराखंड राज्य से अभी एक जिले में एक गांव हमने किया है, कुछ समय के उपरांत हम हर ब्लॉक में एक गांव करेंगे, उसके उपरांत हर ग्राम पंचायत को करेंगे, फिर हर गांव को करेंगे। तो उत्तराखंड में लगभग 16,000 गांव हैं और लगभग हमारी 7,900 ग्राम पंचायतें हैं। तो 2047 तक हमारा ध्येय ये है कि गृहे गृहे संस्कृतम, हर। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां किसानों ने हेलीपैड पर उनका गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के लिए स्वागत किया है। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार किसानों की हितैषी है और गन्ने के मूल्य में जहां पर सुधार किया गया और इसी नीति का ये हिस्सा था जो पिछले दिनों से मांग भी की जा रही थी। कुंभ 2027 को लेकर उन्होंने संतों से सभी को शामिल होने का भी आग्रह किया और पिछले कुंभ में जहां पर कोविड की वजह से हुए नुकसान का भी जिक्र सरकार की तरफ से किया गया है। एसआईआर को लेकर भी सवालों के जवाब उन्होंने दिए और इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि कई विपक्षी दल या पार्टियां केवल विरोध कर रही हैं, लेकिन विरोध केवल विरोध तक सीमित है, जबकि जनता चुनावों में इन्हीं पार्टियों को लगातार सबक सिखा रही है। अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। हमारी गन्ना मिलें ठीक प्रकार से, हमारी जो गन्ना मिलें हैं वो ठीक टाइम पर चालू हों, ठीक टाइम पर उनका तुलान शुरू हो जाए, सेंटर चालू हो जाए और समय पर जो मूल्य है वो भी घोषित हो जाए। हमने यहाँ के सभी किसान जो चाहते थे उसके अनुरूप गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया है और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि जो गन्ने की उपज में, गन्ने का जो उत्पादन है, गन्ने की खेती है, वो ठीक प्रकार से किसान बहुतायत में करे। उसके लिए सभी मिलों को भी हम जल्द ही उनको भी हमने निर्देशित किया है कि आगे चलकर इनके भुगतान की व्यवस्था समय पर करें, किसानों की तौल ठीक समय से हो जाए, गन्ना ज़्यादा देर खड़ा न रहे। बहुत बार गन्ना खड़े रहने से सूख जाता है और उसमें जो तुलाई में वो भी अंतर आ जाता है। तो हमारा प्रयास है हर प्रकार से हमारे किसानों को सर्वोच्च सुविधा जो है उनको मिलनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर किसानों के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। किसानों की आय दुगनी हो, उसको हम सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेकर काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर हमारे अनेक प्रकार के अनुसंधान आज जो हमारे कृषि क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं वो भी कर रहे हैं। उनको और प्रोत्साहन देने के लिए और बढ़ोतरी करने के लिए हर दृष्टि से हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित सरकार है और हम किसानों के हित में ये निर्णय हमने लिए हैं। आगे भी हम और निर्णय भी लेते रहेंगे। ये तो सभी को जुड़ना ही चाहिए। मैं सभी से कहूँगा कि देखिए ये भव्य और दिव्य कुंभ मेला हमारा होना चाहिए, क्योंकि 2021 में उस समय में कोरोना महामारी आ गई थी बीच में, इसलिए बहुत सारे लोग जो कुंभ में आना चाहते थे उस समय नहीं आ पाए थे। हम सभी से प्रयास करेंगे कि देश के सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और हमारे बड़े धर्माचार्य, हमारे धार्मिक क्षेत्रों में काम करने वाले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी द्वारा कोट द्वार के अंदर पासपोर्ट ऑफिस न बनने पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद इस मुद्दे पर राज्य के अंदर सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयासों के बावजूद क्षेत्र को अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए साफ किया कि पासपोर्ट सेवाएं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाती हैं और जल्द ही कोटद्वार तथा पिथौरागढ़ दोनों जगहों पर पोस्ट ऑफिस आधारित पासपोर्ट केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पिथौरागढ़ में भी जगह उपलब्ध होने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, जिसके बाद काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, पासपोर्ट ऑफिस क्या है कि पोस्ट ऑफिस के साथ भी ये मिलकर के ये योजना रहती है, जहाँ छोटे पासपोर्ट ऑफिस होते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे भी अल्मोड़ा में पासपोर्ट ऑफिस जैसे ही बना ऐसे ही यहाँ भी, और कोटद्वार और पिथौरागढ़ ये दो विषय ऐसे हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ का भी सेंशन हो गया था और सारी चीजें थी, तो पत्र व्यवहार हुआ तो पोस्ट ऑफिस ने उस समय जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी अब वो जगह उपलब्ध करा रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि उसके लिए एक पर्याप्त स्थान भी चाहिए और नेटवर्क और ये सारी चीजें की कनेक्टिविटी है।
इसलिए पिथौरागढ़ और कोटद्वार दोनों जगह पासपोर्ट ऑफिस बहुत जल्दी ही बन जाएंगे। इधर राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में गढ़ी कैंट स्थित केनाल रोड टपकेश्वर मार्ग पर डाकरा बाजार क्षेत्र में भी सड़क सुधार और चौड़ीकरण कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में सड़क चौड़ीकरण में बाधा बनने वाले लोगों, खासतौर से जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, उन्हें चिन्हित कर 3 दिन का नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके बाद ध्वस्तीकरण होगा और कार्रवाई तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इस बीच मंत्री की तरफ से लोक निर्माण और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीमों को भी स्थल निरीक्षण पर एक बार फिर से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और स्थानीय लोगों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाने पर जोर दिया गया है। साथ ही रेहड़ी और ठेले वालों को भी एक बार फिर से साफ कर दिया गया है कि वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरे। अन्य मार्गों पर भी चौड़ीकरण होगा और साथ साथ जिन इलाकों में काम होना है, शीघ्र काम पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। नंदा गौरा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 20 दिसंबर 2025 कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है और इस निर्णय में उन पात्र लाभार्थियों को अवसर देने के लिए भी कहा गया है जो विभिन्न कारणों से समय पर आवेदन नहीं दे सके थे। इस बीच मंत्री की तरफ से भी बताया गया कि अब तक योजना के तहत 30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ये भी बताया गया कि कन्या जन्म और 12वीं उत्तीर्ण करने वाली जो बालिकाएं हैं उनको भी मिलने वाली सहायता, जिसके लिए 21 से 31 दिसंबर तक आवेदन में सुधार का मौका सरकार दे रही है। इसके बाद तिथि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य के अंदर उपनल कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि का मानदेय नहीं काटा जाएगा। सरकार ने यह फैसला लिया है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने पिछले कुछ दिनों से जो नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे। पहले शासन ने फैसला लिया था कि हड़ताल के दौरान अनुपस्थिति को नो वर्क नो पे माना जाएगा, लेकिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अब निर्देश जारी किए हैं, जिस आदेश के बाद कि हड़ताल अवधि को देयाचित अवकाश में जिसको समायोजित किया जाएगा और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों और विभाग के बीच सहमति बनी है, जिससे किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और नो वर्क नो पे का प्लान वापस लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में पिछले दिनों उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म और विंटर डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, जिस पर राज्य के अंदर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश कुंडियाल ने इसे चुनावी बयान करार दिया है और तंज करते हुए कहा कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो प्रधानमंत्री उसी राज्य का जिक्र अक्सर शुरू कर देते हैं जहां चुनाव होने हैं। उन्होंने एक बार फिर से धाम तापो परियोजना पर भी व्यंग किया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस बयान के बाद पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा उत्तराखंड के विकास को महत्व देते आए हैं और पहले भी मेड इन उत्तराखंड को लेकर केदारनाथ और आदि कैलाश तक कई मुद्दों पर विस्तृत रूप से बात कर चुके हैं। पार्टी ने कहा कि चुनाव दूर हैं और विकास को सरकार प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में इस बयान पर राजनीति करना ठीक नहीं है। मोदी जी हर उस राज्य की बात करते हैं जहां धीरे धीरे चुनाव आने होते हैं। अब उत्तराखंड का चुनाव आना है, इसलिए उत्तराखंड को जो है मन की बात में वो उत्तराखंड का जिक्र कर रहा है। तो सवाल ये है कि मतलब जब काम पड़ने लगा है तब याद आने लगा है, जब तक काम नहीं था तब तक याद नहीं आया। अभी यहाँ आए थे, मैं पूछना चाहता हूँ आप ही लोगों को, यहाँ आए थे और रजत जयंती के 25 वर्ष हमारे रजत जयंती अवसर था, राज्य गठन का रजत जयंती अवसर पर आए, तो भाई उत्तराखंड को कुछ उस लायक उस अपने पद के अनुरूप कोई सौगात देके जाते। बिहार में जब चुनाव था, याद है आपको, 50,000 दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं। तो अगर यहाँ भी आके रजत जयंती पर बोल देते कि 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं तो हमें अच्छा लगता है, पर उस समय कुछ नहीं। अब धीरे धीरे चुनाव आ रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही बता चुके हैं उत्तराखंड को कि उत्तराखंड में धाम तापो योजना ज्यादा कारगर हो सकती है। ये तो पहले ही बोल चुके हैं, कई लोग घाम ताप रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को जो इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं उनको अपनी याददाश्त को ठीक करना चाहिए। शायद उनमें न याददाश्त की कमी है या जानकारी की कमी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मन में हमेशा उत्तराखंड रहता है
और लगातार वो उत्तराखंड की बात करते रहते हैं। ये हमें अगर उन्हें गलतफहमी है कि उन्होंने शायद अब ये बात करी, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जो वेड इन उत्तराखंड की बात है, ये उन्होंने मन की बात में तो कही ही कल के, लेकिन उससे पहले जब वो इन्वेस्टर समिट में आए थे, वो इन्वेस्टर समिट 1 साल पहले था 2024 में, तब उन्होंने वेड इन उत्तराखंड की बात करी थी। उन्होंने जब वो 9 तारीख को हमारे अभी जब हम रजत जयंती अपनी मना रहे थे, उस वक्त जब वो आए, और उस वक्त उन्होंने बात करी कि कैसे हमें पहले इसकी चर्चा उन्होंने पहले भी करी थी कि कैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन को हमें डेवलप करना चाहिए। लेकिन उस दिन उन्होंने एक और बात करी, 9 नवंबर को उन्होंने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल, एक मेला हमें करना चाहिए। उन्होंने उसमें बटर फेस्टिवल का भी उल्लेख किया था। तो वो तो हमेशा आदि कैलाश का उल्लेख वो 9 तारीख को भी करके गए, स्वयं वो आदि कैलाश होकर आए। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से जब वो केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ के टूरिज्म में कितनी बड़ी वृद्धि आती है, कैसे जब वो आदि कैलाश जाते हैं। बात हरिद्वार की, जहां पर रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी भगवान सिंह की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और कई लोग हैरान भी हुए हैं। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामले को सुलझाते हुए बताया कि पिता के करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत और लालच से बेटे यशपाल ने अपने ही 2 दोस्तों के साथ मिलकर, जिनकी पहचान ललित मोहन उर्फ राजन और शेखर के तौर पर हुई, इनके साथ मिलकर पूरी साजिश रची और अपने पिता की मौत के घाट उन्हें उतार दिया। 29 नवंबर को इसे लूट की वारदात दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जांच में विरोधाभास माने जाने पर सच सामने आया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार और बाकी सामान भी बरामद कर लिया गया है। जो हमारे पास प्रारंभिक जानकारी आई है, ये नशे की प्रवृत्ति में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है और अपने जो इनके संगी साथी थे वो भी इसी के ही ग्रुप के लोग हैं। उसके द्वारा शीघ्र जो पैसा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अभियान के तहत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सिडकुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सफाई अभियान की शुरुआत कराई। इस बीच कृमि चौक और राजा बिस्किट फैक्ट्री इलाके में अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए डीएम ने उद्योग क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश तमाम लोगों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को इंडस्ट्रियल एरिया में उत्पन्न कूड़े और अपशिष्ट के उचित निस्तारण को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा। डीएम ने जनपदवासियों से ये भी अपील की है कि कचरा निर्धारित केंद्रों पर या जगहों पर और नगर निकाय के वाहनों में ही डालें ताकि गंदगी से बचा जा सके। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में हर नागरिक का सहयोग आवश्यक है, जिसके लिए प्रशासन के साथ सहयोग की जरूरत है। जैसे कि मैंने बोला कि सफाई अभियान में केवल डिपार्टमेंट्स का ही रोल नहीं है, सभी को जोड़ा जा रहा है। आज सिडकुल में कई कंपनीज ने भी आगे बढ़कर अपना अपना एरियाज उनको दिया गया है, जहाँ पर वो न केवल सफाई करेंगे बल्कि आगे भी उसको मेंटेन करेंगे। आने वाले कुछ समय में हम लोग अन्य संगठनों को, धार्मिक संस्थाओं को, एनजीओ को भी जोड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस पूरे जनपद में सभी को अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर इस सफाई अभियान में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक पूरे इधर देहरादून में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। गांधी पार्क में सिंगल यूज प्लास्टिक का भी उपयोग करते पाए जाने पर 3 ठेले वालों के चालान काटे गए हैं। वहीं खुले में प्रदूषित जल छोड़ने पर भी कार्रवाई की गई है। पैसिफिक गोल्ड सोसाइटी और जीटीएस कैपिटल सोसाइटी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना करके चालान काटे गए हैं, जबकि विकास लोक स्थित एक और हॉस्टल स्वामी पर जहां 20,000 रुपए का जुर्माना इस पर लगा है। निरीक्षण दल के साथ नगर निगम की टीमें भी मौजूद रहीं, जिन्होंने पर्याप्त निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई की और हरी झंडी दी। निगम की तरफ से भी नागरिकों से स्वच्छता मानकों का पालन करने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोगी कदम उठाए जाने की अपील की है ताकि प्रदूषण से बचा जाए। सुबह प्रातः 7 बजे जब राउंड लगाते हैं तो कतिपय पाया गया कि गांधी पार्क के बाहर कुछ ठेली स्वामियों के द्वारा जो है अपना सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर उन तीनों का 500-500 रुपये का चालान कर जो है भविष्य के लिए चेतावनी दी गई। इसी के साथ फिर जब आगे जो कुछ शिकायतें पूर्व में मिली थी उसके निरीक्षण में गए तो एक तो जीटीएस जो सोसाइटी है कैपिटल हिल्स के नाम से, उसका निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ पैसिफिक गोल्फ का निरीक्षण किया गया, जिसमें दोनों में पाया गया कि इनके यहाँ से जो आउटलेट है इनकी सोसाइटी से
वो प्रदूषित जल जो है वो खुले में छोड़ा जा रहा है, जिससे जो है जनहानि और वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तथा वाटर कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत जो है इनके 1-1 लाख रुपए के चालान काटे गए और तत्पश्चात जो है निगम में प्राप्त शिकायत आई थी विकास लोक लेन नंबर 1 में एक जो प्राइवेट कोई अपना किराएदार हैं उनके द्वारा जो है हॉस्टल के नाम से कमरे दिए गए कतिपय लोगों को और गंदा पानी जो है वो सड़क पर बहा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में नई आबकारी नीति को बड़ा झटका लगा है। जिस नीति के जरिए सरकार 5060 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व हासिल करने का लगातार दावा कर रही थी, उसी में अब एक्साइज ड्यूटी पर भी वैट लगाने का फैसला लिया गया है। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद किए गए इस संशोधन में, जिससे शराब की कीमतों में प्रति बोतल 50 से 100 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। इस बीच नीति में शुरुआती प्रस्ताव था कि 2025 और 26 में एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लगाया जाएगा, ताकि नीति अन्य राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश और अनुरूप रहे और उसी तरीके से चले बाकी राज्यों में जैसे काम चलता है। लेकिन वित्त विभाग की सख्ती के चलते 12% वैट को एक्साइज ड्यूटी पर भी जोड़ दिया गया है, जिससे इस नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। आबकारी नीति जो सरकार की है हमेशा संदेह के घेरे पे रही है। जो इन्होंने अतिरिक्त टैक्स लगाने की जो बात करी है, सबसे पहले तो सरकार जो ये जो शराब माफिया है इनसे मिली हुई है, उनके हाथों में बिक चुकी हुई है। क्योंकि प्रदेश के अंदर पहले जो शराब की लॉटरी हुआ करती थी, हर साल लॉटरी लगती थी, उसमें युवा लॉटरी डालते थे और जिसका सबसे अधिक रेट होता था उसको दुकानें आवंटित हो जाती थी। सरकार इनके हाथों में बिककर इन्होंने उसी जो लॉटरी धारक है उनको 5 साल के रिन्यूअल करने का सरकार ने काम किया। सरकार तो सबसे पहले उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, वो किसी भी प्रकार से राजस्व बटोरना चाहती है, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो, सरकार को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारी कांग्रेस की मांग है स्पष्ट जो आबकारी नीति होनी चाहिए, उसमें सारी बातें क्लियर होनी चाहिए और जो शराब से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको इधर रामनगर में राज्य कर विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर एक प्रतिष्ठित आभूषण फार्म पर छापेमारी की गई है, जहां लगभग 3 करोड़ रुपए की आघोषित बिक्री का खुलासा हुआ है। पंजीकरण निरस्त होने के बावजूद भी कहा जाता है कि कारोबार करने पर विभाग ने इस पर चोरी का गंभीर मामला माना है और कार्रवाई जारी है। मौके पर 2 लाख रुपए की कर राशि जमा कराई गई थी, जबकि शेष राशि 15 दिनों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने हाल में जहां 1 महीने के दौरान कार्रवाई की गई है और निर्माणाधीन इकाइयों से 3 करोड़ और होटल रिजॉर्ट सेक्टर में 53 लाख रुपए का भी जो रिकवरी की है, इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई है। सहायक आयुक्त ने नियमों के पालन की भी सख्त हिदायत उन तमाम लोगों को दी है जिन पर यह कार्रवाई हुई है और कई लोग इस दायरे में आ रहे हैं। माननीय कमिश्नर महोदया की तरफ से निर्देशित किया गया था जो भी निर्माणाधीन इकाई हैं उनकी विधिवत जांच करने के लिए और उनमें ये पता लगाने के लिए कि वो निर्माणाधीन इकाई जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, जो ठेकेदार कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा कर देयता समय की जा रही है कि नहीं की जा रही है। इसके अनुक्रम में होता है कि जब होटल रिजॉर्ट्स अपना निर्माण करते हैं तो निर्माण सामग्री पे उनको किसी प्रकार का कोई टैक्स का लाभ नहीं मिलता है, वो टैक्स पुनः उनको सरकार को वापस करना पड़ता है। इधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने अदालत को यह बताया है कि भवाली स्थित सैनिटोरियम हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की सहमति दे दी गई है और इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एक निजी संस्था नियुक्त कर दी गई है। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सरकार को 1 सप्ताह का मास्टर प्लान और प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी 1 सप्ताह का मौका दिया। याचिका में कहा गया है कि कई सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, स्टाफ और मशीनों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है। अदालत से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, जिस पर सरकार से 1 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पिटीशन फाइल की थी। बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कमी है और यहाँ पर प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उस पर कोर्ट ने पूर्व में ये सजेशन दिया था कि जो भवाली में सैनिटोरियम की लैंड है तो उस पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, जिससे अन्य पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा मिले। तो जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर डेलिब्रेशंस किए और आज
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में 3 दिन तक सफलतापूर्वक चलता रहा, जो संपन्न हो गया है। इसमें देश भर से 1211 प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिवेशन में संगठनात्मक विकास, शैक्षिक नीतियां, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। रानी अबक्का कलश यात्रा के अलावा भगवान बिरसा मुंडा संदेश यात्रा और गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र जल कलश का स्वागत भी किया गया। 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन पिछले 3 दिन में आज कल संपन्न हुआ है। अधिवेशन में हमारे जो प्रस्ताव रहा है वो 4 प्रस्ताव रहे। एक प्रस्ताव हमने शिक्षा को लेकर बात किया है, जिसमें शिक्षा के अंतर्गत जो बजट है, बजट और जो संरचना है एजुकेशन की, वो एक संरचना के अंदर आई जाए। जो कॉम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम है वो सिंपल बनाया जाए। दूसरा हमारा जो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर है कि जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उसके प्रति समाज को जागृत होना पड़ेगा। सरकारों ने भी सोचना पड़ेगा कि जो आवश्यक है और विवेकशील तरीके से हमको विकास की संरचना को गढ़ना पड़ेगा। तीसरा, उत्तराखंड स्पेशल में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है।